हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम क्लास 11th के चैप्टर 2 में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग यानी कि उन चीज़ों का टेस्टिंग करना जो हमारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड है, जैसे कि हमारी इंटेलिजेंस हो गई, एप्टीट्यूड हो गया, पर्सनालिटी हो गई, इंटरेस्ट हो गया, एटीट्यूड हो गया, वैल्यूज़ हो गई या एजुकेशनल अचीवमेंट होगी। ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रक्ट्स हैं या एट्रीब्यूट्स आप कह लो जिसकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की जाती है। और इसके पर्पस भी बहुत सारे होते हैं। जैसे कई बारी किसी कंपनी में ना एम्प्लॉय सिलेक्शन, जिसको पर्सनल सिलेक्शन बोलते हैं, तो अपने एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करने के लिए कई बारी उनका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, या इसमें से कोई एक एटीट्यूड टेस्ट हो गया, इस तरह के टेस्ट लिए जाते हैं। प्लेसमेंट के लिए लिए जाते हैं, जैसे आप अपने एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह देते हो कहीं प्लेसमेंट के लिए, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ट्रेनिंग के लिए लिए जाते हैं, गाइडेंस के लिए लिए जाते हैं, या किसी की कोई प्रॉब्लम है तो उसको डायग्नोस करने के लिए। तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का जो यूज़ है ना वो मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में है। मतलब बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी इंडस्ट्री में साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, यानी कि जो हम एक ह्यूमन बीइंग के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं उनकी टेस्टिंग की जाती है। कई बार प्रॉब्लम ढूंढने के लिए करते हैं, कई बार उनका एप्टीट्यूड समझने के लिए करते हैं, कई बार ये देखने के लिए करते हैं कि किस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, किस तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है। कई बार हम ये समझने के लिए टेस्टिंग करते हैं कि हम किस में आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो हम फ्यूचर में कौन सी फील्ड में जाएं। तो बहुत सारे इसके एरियाज हैं जहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का यूज़ होता है। तो बेसिकली यहाँ कह रहे हैं कि जो भी हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं, और ये कहीं ना कहीं आपने भी कहीं पे ये चीज़ अटेम्प्ट करी होगी खुद के लिए भी। आप कभी सोचो तो कोई ना कोई ऐसा एग्ज़ाम या कुछ इस टाइप की टेस्टिंग आपने भी अटेम्प्ट करी होगी जहाँ पे आप अपनी पर्सनैलिटी को जानने की कोशिश करते हो, या आप अपनी इंटेलिजेंस लेवल को देखने की कोशिश करते हो। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब एक कॉमन चीज़ है आज के टाइम पे। तो टेक्निकली स्पीकिंग कह रहे हैं कि एक साइकोलॉजिकल टेस्ट ना स्टैंडर्डाइज और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तभी उसको हम एक फॉर्मल टेस्ट बोलेंगे। अगर वो स्टैंडर्डाइज नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो वो एक इनफॉर्मल टेस्ट हो जाता है। मतलब वो फॉर्मली एक साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता जब तक उसमें स्टैंडर्डाइजेशन या ऑब्जेक्टिविटी ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसका मतलब क्या है देखो, तो पहली चीज यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी बोली, तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है रेफर्स टू द फैक्ट दैट इफ टू और मोर रिसर्चर्स एडमिनिस्टर अ साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑन द सेम ग्रुप ऑफ पीपल, बोथ ऑफ देम वुड कम अप विद मोर और लेस सेम वैल्यूज फॉर ईच पर्सन। कहने का मतलब ये है, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि मतलब 2-3 रिसर्चर अगर सेम ग्रुप ऑफ पीपल पे साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं तो सबका जो कंक्लूजन है ना वो सिमिलर आना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे सामने, मेरे सामने कोई ग्रुप बैठा हुआ है जिसके ऊपर मैं कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट कर रही हूँ, कोई एप्टीट्यूड टेस्ट ले रही हूँ। मैंने वो टेस्ट लिया और मैंने बताया कि इस ग्रुप के बच्चे जो हैं वो साइंस की फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब मेरे अलावा कोई कल को कोई दूसरा आ गया रिसर्चर, उसने दोबारा उनका सेम टेस्ट लिया और उसका भी रिजल्ट वही आया कि ये साइंस की फील्ड में ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, इनका जो माइंडसेट है वो साइंटिफिक है। तीसरा कोई आया, उसने भी यही बोला। तो यानी कि जो हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट है जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव है, मतलब कोई भी ले ले सबका कंक्लूजन सेम ही आएगा। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव होने के लिए उसमें जो आइटम्स, जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो इस तरह से लिखे होने चाहिए कि सबको सेम मीनिंग समझ आए उसका। जो लोग टेस्ट दे रहे हैं उनको भी वो में जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग वही लगे जो पूछने वाला चाहता है पूछना। मतलब वर्डिंग्स में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्टिविटी में, ठीक है। ऑल्सो द इंस्ट्रक्शंस टू द टेस्ट टेकर अबाउट हाउ टू आंसर द टेस्ट आइटम शुड बी स्पेसिफाइड। कैसे आंसर करने हैं क्वेश्चंस को, वो सारी इंस्ट्रक्शंस भी कॉमन होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, हर बार चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब सिमिलरली वो कह रहे हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन भी होना चाहिए। तो स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब होता है, द प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द टेस्ट सच एज एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है जिस टाइम पे आप टेस्ट ले रहे हो, ठीक है। टाइम लिमिट कितनी है, हर बार जितनी बार आप टेस्ट लोगे कितनी टाइम लिमिट रखोगे। मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, इंडिविजुअली ले रहे हो या ग्रुप में ले रहे हो। शुड बी स्पेल्ड एंड द प्रोसीजर फॉर स्कोरिंग, कि कैसे आप उनके मार्क्स दोगे, कैसे स्कोरिंग करोगे रिस्पॉन्सेज के। वो सारी चीज़ें सब कुछ सबके लिए सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अपने तरीके से स्कोर कर रही हूँ, जो दूसरा आया उसने अपने तरीके से स्कोर कर दिया, तीसरे ने अपने तरीके से स्कोरिंग कर दी। मैंने जब टेस्ट लिया तो रूम बहुत ज़्यादा कूल था, ठंडा था, दूसरा कोई आया उसने एसी ऑफ करा, उस टाइम पे टेस्ट ले लिया तो रूम थोड़ा गर्म हो गया। इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं बदलनी चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है प्रोसीजर बिल्कुल सेम होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज। जैसे टेस्ट किया जा रहा है पहली बार
उसी तरीके से हर बार होना चाहिए और ये सारी चीज़ें क्लियरली लिखी होनी चाहिए कि कैसे टेस्ट को एडमिनिस्टर करना है, ठीक है। करने वाले को क्लियर होना चाहिए कि जब वो टेस्ट कंडक्ट करेगा तो किस तरह की कंडीशंस होनी चाहिए, कितने लोगों पे टेस्ट करना है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछने हैं, कितना टाइम देना है। तो ये प्रोसीजर स्टैंडर्ड होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेस्ट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस और इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और नॉर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये आपके इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं कि अगर आपको क्लियर अभी नहीं हुए तो आपको नेक्स्ट ईयर भी ये बहुत प्रॉब्लम कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट में रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और नॉर्म्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ की ऑब्जेक्टिविटी और स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। उसके बाद ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जैसे रिलायबिलिटी क्या होता है? रिलायबिलिटी का मतलब है कि टेस्ट रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर ऑब्टेन्ड बाय इंडिविजुअल ऑन द सेम टेस्ट ऑन टू डिफरेंट ओकेजन। जैसे इसका एग्जांपल देखो, रिलायबिलिटी का मतलब जनरली ये होता है कि मान लो मैंने अपने ऊपर कोई टेस्ट कंडक्ट किया और जो स्कोर आया, अब मैंने कल दोबारा अपने ऊपर कोई टेस्ट कंडक्ट किया, वही सेम टेस्ट, तो मेरा स्कोर अलग थोड़ी हो जाएगा। मान लो इंटेलिजेंस का ही टेस्ट है, आज मैंने अपने ऊपर इंटेलिजेंस टेस्ट कंडक्ट किया, मेरी इंटेलिजेंस लेवल ये आया XYZ जो भी आया, कल दोबारा मैंने अपने ऊपर सेम टेस्ट एडमिनिस्टर किया तो कल अगर वो बहुत अलग आ गया तो इसका मतलब टेस्ट में गड़बड़ है, मेरी इंटेलिजेंस थोड़ी चेंज हो गई है। तो रिलायबिलिटी होना मतलब उस टेस्ट की रिलायबिलिटी की बात हो रही है कि अगर सेम इंडिविजुअल पे सेम टेस्ट हो रहा है तो उसमें स्कोर बदलने नहीं चाहिए, सेम आने चाहिए। जैसे एक टेस्ट है जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स पे आज आपने लिया, ठीक है, और आपने दोबारा से उनका टेस्ट लिया कुछ दिनों बाद, मान लो 20 दिन बाद दोबारा से उनका टेस्ट लिया, तो उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। टेस्ट रीटेस्ट का मतलब एक बार टेस्ट लिया फिर दोबारा टेस्ट लेके देख लिया कि कहीं स्कोर में फ़र्क तो नहीं आ रहा। जैसे हम कोई मशीन चेक करने के लिए क्या करते हैं, वेइंग मशीन है सपोज, वेइंग मशीन को चेक करने के लिए आप क्या करते हो, एक बार चढ़ के देखते हो, फिर आप उसको 2-3 बार और चढ़ के देखते हो कि हमेशा सेम दिखा रहा है कि नहीं वेट। तो अगर अलग अलग दिखा रहा है हर बार तो मतलब उसमें रिलायबिलिटी नहीं है। तो टेस्ट रीटेस्ट हो गया। टेम्पोरल स्टेबिलिटी, टेम्पोरल मतलब टाइम, कि टाइम की स्टेबिलिटी है, कि मतलब अगर उसको अलग अलग टाइम पे करोगे तो भी स्कोर सेम आएगा, टेम्पोरल स्टेबिलिटी है। तो हम कैसे करते हैं, ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल लेते हैं दोनों स्कोर के बीच में। मतलब एक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आप पढ़ चुके हो कोरिलेशन मेथड में, तो वो जो नंबर है कोरिलेशन का वो आपस में दोनों का रिलायबिलिटी मतलब एक कनेक्शन दिखा देता है कि हाँ दोनों स्कोर आपस में जो है वो कोरिलेटेड है, ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है, दोनों स्कोर कोरिलेटेड है। तो ये टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी हो गई। फिर एक दूसरी तरह की भी रिलायबिलिटी होती है जिसको बोलते हैं स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी में क्या करते हैं, हम एक ही टेस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, स्प्लिट हाफ, दो हाफ में, और पहले फर्स्ट हाफ का लेते हैं फिर सेकंड हाफ का टेस्ट लेते हैं। मान लो जैसे आपके क्वेश्चनर में सेक्शन होते हैं ना ABCD, ऐसे आपने 4 सेक्शन का क्वेश्चनर बनाया ABCD, पहले आपने A और B सेक्शन पूछा, उसका स्कोर निकाला, फिर उसी ग्रुप से आपने C और D सेक्शन पूछा, तो स्प्लिट हाफ कर दिया। इसको करने के बहुत अलग अलग तरीके भी होते हैं, कई बार हम ऑल्टरनेट हाफ भी दे देते हैं। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इट गिव्स एन इंडिकेशन अबाउट द डिग्री ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ द टेस्ट। इससे ये पता चलता है कि हमारे जो क्वेश्चंस है ना उसमें वो कंसिस्टेंट है। दिस इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट आइटम्स ऑफ द टेस्ट इफ दे आर फ्रॉम द सेम डोमेन शुड कोरिलेट विद ईच अदर। मतलब जो हमने उसमें आइटम्स लिखे हैं ना, आइटम्स का मतलब यहाँ पे क्वेश्चंस होता है। आपकी साइकोलॉजिकल टेस्ट में जहाँ पे भी आइटम्स लिखा है उसका मतलब है क्वेश्चंस, ठीक है, आइटम्स मीन्स क्वेश्चंस। तो अगर आप अपने टेस्ट को 2 हाफ में डिवाइड करके बारी बारी लेते हो और स्कोर सिमिलर आता है तो इससे पता चल जाता है कि आपके सारे क्वेश्चन सेम टाइप की चीज़ों के ऊपर ही फोकस्ड है, इंटरनल कंसिस्टेंसी है, ठीक है। इफ दे आर फ्रॉम डिफरेंट डोमेन्स, फॉर एग्जाम्पल एप्पल एंड ऑरेंजेस, देन दे वुड नॉट। मतलब ऐसा है, अगर मान लो कि आपने एप्पल के ऊपर कोई सर्वे करना है और आपने वो क्वेश्चन 2 हाफ में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट हाफ का भी आपका आंसर जो एप्पल के ऊपर ही आ रहा है, सेकेंड हाफ का भी एप्पल के ऊपर ही आ रहा है, तो आप कह सकते हो आपके टेस्ट में कंसिस्टेंसी है, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ रिलायबल है। लेकिन अगर मान लो वो अलग अलग क्वेश्चंस बने हैं तो आपको ये पता चल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट हाफ के आंसर अलग आएंगे, सेकेंड हाफ के अलग आएंगे, तो उस टाइप से। देन फॉर फाइंडिंग आउट इंटरनल कंसिस्टेंसी द टेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो कैसे कर देते हैं 2 इक्वल हाफ में,
एक तो मैंने जो सेक्शन वाला मेथड बताया, एक और भी बेटर तरीका क्या होता है कि आप क्वेश्चन नंबर जो आपके है ना 1 2 3 4 5 6 जैसे आइटम नंबर जो है उसमें एक हाफ बना दो इवन नंबर का, एक हाफ बना दो ऑड नंबर का, तो ऑल्टरनेट क्वेश्चन आ जाएंगे दोनों में, वो ज़्यादा बेटर होगा हाफ हाफ करना। तो 1 3 5 क्वेश्चन को एक ग्रुप में डाल दिया, 2 4 6 क्वेश्चन को दूसरे ग्रुप में, मतलब ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है, आइटम मतलब क्वेश्चन हो गया ना, तो ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चंस का एक हाफ हो गया टेस्ट का, इवन नंबर ऑफ क्वेश्चंस का दूसरा हाफ हो गया, और उनके दोनों के स्कोर का आपस में कोरिलेशन निकाल लिया। तो अगेन यहाँ भी कोरिलेशन निकाल के पता चल जाएगा कि दोनों स्कोर रिलेटेड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ये हो गया रिलायबिलिटी। फिर आता है वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब है कि आपके क्वेश्चंस जो है ना, आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चन उसी चीज पे फोकस है जो वो क्लेम कर रहा है। जैसे मान लो कोई टेस्ट है जो मैथमेटिक्स की अचीवमेंट को जानने के लिए बना हुआ है, तो उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे हैं ना, वेदर वो उसी चीज को पूछ रहे हैं या कहीं ना कहीं उसमें लैंग्वेज के ऊपर भी पूछा जा रहा है, वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कि सपोज इसका मैं एग्जांपल बताती हूँ, मान लो आपका एक टेस्ट लिया जा रहा है जिसमें ये देखा जा रहा है कि आपकी मैथ्स कितनी अच्छी है, और उसमें जो क्वेश्चन बनाया है ना वो इतनी टफ इंग्लिश में बनाया है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं वो आपकी मैथ की कैपेबिलिटी से ज़्यादा आपकी लैंग्वेज की कैपेबिलिटी चेक कर रहा है कि आपको समझ में कितना आता है क्वेश्चन पढ़ के, तो वो गलत है, उसको उसकी वैलिडिटी गलत है, फिर इसमें वैलिड नहीं है वो टेस्ट। वो वैलिड तब होगा जब वो सिर्फ मैथ्स की कैपेबिलिटी चेक करने के लिए फोकस्ड होगा, उसको वैलिडिटी बोलते हैं। फिर फाइनली नॉर्म्स की बात हो रही है। नॉर्म्स का मतलब अ टेस्ट बिकम स्टैंडर्डाइज टेस्ट व्हेन नॉर्म्स आर डेवलप फॉर द टेस्ट। नॉर्म इज द नॉर्मल और एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप। नॉर्म वर्ड कहाँ से आया है? नॉर्मल का शॉर्ट है, अगर हम नॉर्म को एक्सपैंड करें तो नॉर्मल बनता है, और साइकोलॉजी में नॉर्मल मतलब एवरेज होता है। एवरेज, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेफ्ट नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम राइट नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा हाई स्कोर नहीं, बहुत लो स्कोर भी नहीं, जो एवरेज स्कोर आते हैं ना बीच के, उसको नॉर्म बोलते हैं। तो हमें हर टेस्ट के ना नॉर्म पता होनी चाहिए कि एवरेज स्कोर क्या होगा, क्योंकि हम उसी से कंपेयर कर पाएंगे कि जो स्कोर आया है वो नॉर्म के अकॉर्डिंग हाई है या नॉर्म के अकॉर्डिंग लो है। ठीक है, तो द टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड देयर एवरेज परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स आर सेट। तो एज के अकॉर्डिंग, सेक्स के अकॉर्डिंग, प्लेस ऑफ रेजिडेंस के अकॉर्डिंग, मतलब कुछ सिचुएशंस के अकॉर्डिंग नॉर्म निकाल लिए जाते हैं। बहुत सारे लोगों पे टेस्ट कंडक्ट करके नॉर्म निकाल लिए जाते हैं कि नॉर्मल एवरेज क्या स्कोर आता है जनरली इस पॉपुलेशन का, ताकि फर्दर किसी पे टेस्टिंग हो तो नॉर्म से कंपेयर कर लिया जाए। तो दिस हेल्प्स इन कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल स्टूडेंट विद अदर्स ऑफ द सेम ग्रुप। तो ये सारी चीज़ें थी हमने जो पढ़ी कि एक साइकोलॉजिकल टेस्ट को ऑब्जेक्टिव होना ज़रूरी है, स्टैंडर्डाइज होना ज़रूरी है, और उसके अलावा उसके अंदर रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और नॉर्म्स होना ज़रूरी है, तभी वो एक अच्छा साइकोलॉजिकल टेस्ट कहा जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आई होप आपको समझ आ गया हो, और इस वीडियो का बाकी लोगों के साथ भी शेयर करिए बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किया। एंड यू ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।